मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक और करवट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की सूरत हाल पर एक अहम मुआहदे का दावा करते हुए कहा कि हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक हो गया है। BBC से बात करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने भी तस्दीक की है कि वो इस अमरीकी मंसूबे पर रजामंद हो गए हैं और जल्द ही इसका बाकायदा सरकारी एलामिया जारी किया जाएगा। यही नहीं, इस मुआहदे के तहत इसराइल को गजा से अपनी अफवाज को वापस भी बुलाना होगा। अहम सवाल यह है कि क्या इसराइल वहां से अपनी अफवाज को वापस बुलाने पर राजी भी होगा, और अगर नहीं हुआ तो इस मुआहदे को कितना पायदार समझा जा सकता है। मैं हूं समरा फातिमा और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, फीफा का इवेंट्स और कारोबारी निज़ाम संभालने के लिए निजी इदारों की सरमायाकारी का एक ऐसा मंसूबा जिससे दुनिया भर के फुटबॉल एसोसिएशंस नाराज हैं, और BBC को ईरान के तूलो अर्ज में जाने का खुसूसी मौका मिला है। देखिएगा कि जंग ज़दा ईरान के लोग कैसे हालात का मुकाबला कर रहे हैं। हमास का कहना है कि वो सदर ट्रंप के इस मंसूबे पर रजामंद हो गए हैं जिसमें उनके गजा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने की बात की गई है। ये पेशरफ्त महीनों की बातचीत के बाद सामने आई है। हमास ने उन लोगों को तसल्ली देने की भी कोशिश की है जिन्हें इस मंसूबे के काबिल अमल होने पर शकूक हैं, और अपने हथियारों की फैक्ट्रीज़ और सुरंगों की फहरिस्त देने का दावा भी किया है। उनके हथियारों को नई फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रखा जाएगा और उन्हें इसराइल मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। ये अमल मरहलावार इसराइली इनखला से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बारे में इसराइल की जानिब से अभी तक कोई तबसरा सामने नहीं आया है, लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर इस मुआहदे के तहत इसराइल ने अपनी अफवाज वापस न बुलाई तो सदर ट्रंप को सख्त मायूसी होगी। जबकि ट्रूथ सोशल पर लिखते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और बाकी तमाम मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा तय कर लिया है। उन्होंने इसे अमन और सलामती की तरफ एक यादगार कदम भी करार दिया है। BBC की नामानिगार शाइमा खलील ने इस मुआहदे का जायज़ा लिया है। वो बताती हैं कि इस मुआहदे पर कैसे मरहलावार अमल दरामद होगा। इसराइल ने सरकारी तौर पर अभी तक इस पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन ये एक बहुत अहम कदम है। हमने हमास से सुना है, उन्होंने BBC को बताया है कि वो गजा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने पर रजामंद हो गए हैं। हमने इस रोड मैप का मतन भी हासिल कर लिया है और ये वाकई आपको हमास की जानिब से न सिर्फ शहरी कंट्रोल बल्कि गजा की पट्टी का फौजी कंट्रोल भी छोड़ने के मंसूबे के उन मराहिल की पहली झलक दिखाता है। ये एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये एक मरहलावार अमल है। हमने ऐसे मराहिल पहले भी देखे हैं जहां आप पहले मरहले तक पहुंचते हैं लेकिन फिर दूसरे और तीसरे मरहले में रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन ये मंसूबा गजा की पट्टी में छोटे मुसल्लह ग्रोहों के हथियार फेंकने से शुरू होता है, फिर आप हमास के अपने फौजी ढांचे की तरफ बढ़ते हैं और वो एक बहुत बड़ा और पेचीदा ढांचा है। उसमें सुरंगें शामिल हैं, पैदावारी तंसीबात, भारी हथियार, जाती हथियार और साथ ही हमास के फौजी एहलकार शामिल हैं। दूसरी तरफ हमास फौरी इंसानी इमदाद के इक़दामात की तवक्को कर रहा है, जिसमें इमदाद के 600 ट्रक और इसराइली अफवाज का मरहलावार इनखला शामिल है। ये सब इस ऑपरेशन के अहम नुकात हैं। BBC को ईरान में गैर मामूली रसाई हासिल हुई है, जिसके तहत BBC की टीम ने ईरान के तूलो अर्ज में सफ़र किया, दारुल हुकूमत तेहरान से लेकर जनूब में आबनाए हुर्मुज़ के अहम साहिली इलाके तक। इस सफ़र ने हालत जंग में घिरे इस रियासत की एक नायाब झलक पेश की है। सीनियर बैनुल-अक़वामी नामानिगार नवाल अल-मक़फ़ी को ईरान से रिपोर्टिंग की इजाज़त इस शर्त पर दी गई है कि उनकी कोई भी रिपोर्ट BBC फ़ारसी सर्विस पर नशर नहीं की जाएगी, और ये पाबंदी ईरान में काम करने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों पर भी आयद है। इस रिपोर्ट की चंद तफसीलात बाज़ नाज़रीन के लिए तकलीफ़देह हो सकती हैं। हम ईरान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र कर रहे हैं। ये 25 घंटों का सफ़र है। शुमाल से जनूब तक जाने वाली ये रेलवे राहदारी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस ट्रेन में ईरानी माशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सवार हैं। हर एक की अपनी कहानी है। ये हर ईरानी की फितरत में है कि वो हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले। ये वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद हम इन हालात में जीने की कोशिश करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बरकरार रखने और मुस्तकबिल के लिए उम्मीद कायम रखने की कोशिश करते हैं। इस जंग से पहले हमने देखा कि ईरान भर में बहुत से नौजवान और दूसरे लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले थे। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं।
मुल्क में कशीदगी अरूज पर है और सियासत पर बात करना लोगों को परेशान कर देता है। रवां साल जनवरी में बरसों से जारी सख्त पाबंदियों, महंगाई और ईरानी क़यादत के खिलाफ गम और गुस्से ने लाखों लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कीमत भारी पड़ सकती है, इसलिए हमने कुछ लोगों की शिनाख्त जाहिर किए बगैर शहादतें जमा की हैं। ज़्यादातर हमने आंसू गैस देखी, फिर हमने वाज़ह तौर पर देखा कि पुलिस वाले ज़मीन पर बैठ गए, उन्होंने क्लाशनिकोव उठाई और लोगों की तरफ निशाना लिया। हम ये देखकर बिल्कुल सख्ते में आ गए कि वो कितनी आसानी और बेपरवाही से लोगों को निशाना लगाकर फायरिंग कर रहे थे। लाशों से भरे ट्रक ऐसे खुले मुर्दा खानों में पहुंचाए गए। हलाक होने वालों की असल तादाद की कभी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हज़ार अफराद मारे गए, जबकि बहुत से लोग ज़बरदस्ती लापता कर दिए गए। कई हफ्तों की धमकियों के बाद अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है ताकि इस खतरनाक और इंतहा पसंद आमरीत को अमेरिका और हमारे बुनियादी कौमी मफादात के लिए खतरा बनने से रोका जा सके। ईरान में सियासी कशीदगी कोई नई बात नहीं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से जारी है, लेकिन अब ये पहली बार मैदान जंग में खुलकर सामने आ रही है। मेरी राय में अमेरिका किसी हद तक ये जंग हार चुका है, वो अपना रास्ता खो बैठा है। ये मुहिम अब तेल और आबनाए हुर्मुज के गिर्द घूम रही है। कहा जा रहा है कि तिजारत को बचाना है, लेकिन हकीकत में ये सब पैसे का खेल है। आम लोगों की कोई अहमियत नहीं रही, अब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। बहुत से ईरानियों के लिए मुस्तकबिल पहले कभी इतना गैर यकीनी नहीं था। मैं ईरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरी जवानी हाथ से निकल रही है, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं, तो मेरे पास यहाँ से जाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए मुझे ये मुल्क छोड़ना होगा, मजबूरन। और अब जब दोनों फरीक इस जंग के बारे में अपने मर्जी के बयान या तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, इस जंग के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। फीफा ने एक ऐसे मंसूबे की तजवीज़ दी है जिसके बाद उस पर फुटबॉल को बेचने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और यूरोपीय ममालिक की फ़ुटबॉल एसोसिएशन यानी यूएफए ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट तक करने की धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज ट्रेंडिंग में। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो के इस मंसूबे के तहत फीफा चाहता है कि वो एक अलग तिजारती कंपनी बनाए जो उसके बड़े इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड कप का कारोबारी और माली इंतज़ाम संभालें। इस कंपनी में बाहर के सरमायाकार भी कुछ हिस्सा खरीद सकेंगे। फीफा का कहना है कि वो इस नई कंपनी FFE यानी फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज में दूसरे सरमायाकारों को छोटा हिस्सा खरीदने की इजाज़त तो देगा, लेकिन उन्हें कंपनी पर कंट्रोल हासिल नहीं होगा। इन वजाहतों के बावजूद बरतानिया की फ़ुटबॉल एसोसिएशन FA और यूरोपीय ममालिक की फ़ुटबॉल एसोसिएशन यूएफए ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की है। अलबत्ता यूएफए ने कल ऐलान किया कि अगर ये मंसूबा आगे बढ़ा तो वो आइंदा वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। यूएफए ने फीफा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो फ़ुटबॉल को इस्तेमाल करके अपने और अपने करीबी लोगों को माली फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन फीफा ने आज जारी किए एक बयान में कहा कि इस मंसूबे से ना तो फुटबॉल की असल रूह मुतासिर होगी और ना ही फीफा या फुटबॉल के निज़ाम इंतज़ाम पर कोई मनफी असर पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि हम मशावरत जारी रखेंगे ताकि हर रुकन एसोसिएशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपनी राय और वोट दे सके। फीफा के इस मंसूबे की इस मुखालफत की एक वजह ये भी समझी जा रही है कि अगर फीफा के इस मंसूबे को मंजूरी मिल जाती है तो फीफा का कहना है कि थ्राइव इटर्नल इस सरमायाकारों के ग्रुप की क़यादत करेगा। थ्राइव सरमायाकारी की एक अमरीकी कंपनी है जिसे जोशुआ कुशनर ने कायम किया था। जोशुआ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के भाई हैं। एक्स पर ब्रेज लिखते हैं कि ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो शेयर होल्डर्स का कितना असर रसूख बढ़ जाएगा, ख़ास तौर पर हम इस सरमायाकारी के ग्रुप की तब जब इस सरमायाकारी के ग्रुप की क़यादत कुशनर ख़ानदान कर रहा हो। जबकि ब्रांडन ने लिखा कि अमेरिका ने वर्ल्ड कप का मज़ा चखा और अब अमेरिका के अमीर तरीन लोग इसके कारोबारी मामलात पर भी कंट्रोल चाहते हैं। मुझे इस पर हैरानी नहीं है। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर।
اسپین نے سیوٹو میں مشکلات کا شکار مقامی سیکیورٹی گارڈز کی مدد کے لیے اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ اصل میں اس جگہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر مراکش سے تقریباً 50,000 تارکین وطن غیر قانونی طور پر داخل ہو گئے، جبکہ سمندر میں سرحدی بارڈر کے گرد تیرنے کی کوشش میں کم از کم 19 افراد ڈوب گئے ہیں۔ اس دوران اٹلی نے اسپین کے ساتھ کھلی سرحد سے متعلق شنگن معاہدے کو معطل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں واقع جزیرے قشم پر امریکی حملے کے جواب میں کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات پیش کریں عارف شمیم۔ اس جنگ کو 5 ماہ گزر چکے ہیں اور امریکی فوجی طاقت اب بھی ایران کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اس بات کے بہت کم آثار ہیں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر پائے ہیں۔ امریکی فضائی حملوں نے خلیج میں واقع جزیرہ قشم اور ایران کے تیل پیدا کرنے والے صوبے خوزستان کو نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر نے ایران کے خلاف مزید 2 ہفتوں تک جاری رہنے والے اور پہلے سے زیادہ شدید حملوں کے منصوبے تیار کیے ہیں۔ اس کے باوجود ایران کی IRGC بدستور ڈٹی ہوئی ہے۔ یہاں وہ اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اس ہفتے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سعودی ڈرون مار گرایا ہے، جبکہ اس سے ایک دن قبل انہوں نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ عراق میں امریکہ اور سعودی عرب نے مشترکہ فضائی حملے میں ایران کی ایک اور اتحادی ملیشیا کو نشانہ بنایا ہے، جو سعودی تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے بھی کرتی رہی ہے۔ اور اب مصر کے بھی اس تنازع میں گھسیٹے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جب ایک نامعلوم ڈرون نے دمیات کی بندرگاہ میں ایک گیس بردار کنٹینر جہاز کو آگ لگا دی۔ اس تمام منصے کے دوران آبنائے ہرمز، جو عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم بحری گزرگاہ ہے، بڑی حد تک جہاز رانی کے لیے بند رہی ہے۔ یہاں ایران کی IRGC نیوی ایک تجارتی جہاز کو حملے کی دھمکی دیتی سنائی دے رہی ہے۔ پینٹاگون اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ صورتحال انتہائی مایوس کن ہے۔ امریکہ کی فوجی طاقت ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک وہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور 5 ماہ کی ناکام سفارتکاری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس جنگ کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ دنیا کی سب سے مشہور گھڑی کو ایک نیا دیکھ بھال کرنے والا ملنے جا رہا ہے تاکہ گھڑی سازوں کی اگلی نسل اس ہنر میں ماہر ہو سکے۔ لندن کے مشہور ایلزابتھ ٹاور، جہاں بگ بین واقع ہے، برطانیہ کی سب سے معروف پہچان میں سے ایک ہے، اور اس کے تمام پرزوں کو روا رکھنے کے لیے چند لوگوں کی محنت ضروری ہوتی ہے۔ اب اس کام میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپرینٹس شپ آفر کی جا رہی ہے۔ گرام سیشل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ ویسٹ منسٹر کا محل اور گھڑیوں کے مکینک اینڈریو سٹرینجوے اپنے صبح کے راؤنڈ پر ہیں۔ پارلیمنٹ کی عمارت میں 2000 سے زیادہ گھڑیاں نصب ہیں۔ ان میں سے 300 وہ پرانی گھڑیاں ہیں جنہیں ہاتھ سے چابی دینا پڑتی ہے۔ اینڈریو شاید دنیا کے سب سے مشہور کلاک یا گھڑیال کے بھی رکھوالے ہیں۔ ایلزابتھ ٹاور میں نصب یہ گریٹ کلاک یونیسکو کے عالمی ورثے کا حصہ ہے۔ اس کی مشینری 1859 میں بنائی گئی تھی اور آج بھی بالکل ٹھیک وقت بتاتی ہے۔ اس کے پینڈولم کی رفتار درست رکھنے کے لیے پرانے سکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسے ٹھیک سے چابی دینے کے لیے اسے تقریباً 60 بار گھمانا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ہینڈل کے 7000 ٹرن۔ گھڑی کے ابتدائی 60 سالوں میں کام یوں ہی کیا جاتا تھا۔ پہلے بالکل اسی طرح کام ہوتا تھا۔ ہر 15 منٹ بعد یہ گھڑی یوں بجتی ہے۔ سب بہترین ہے۔ آپ کو اس شاندار مشین کو اپنا کام کرتے ہوئے، یعنی پورے لندن میں گھنٹیاں بجاتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
अब पैलेस ने एक अप्रेंटिस या शागिर्द के लिए इश्तिहार दिया है। वो घड़ियों की देखभाल का ये हुनर अगली नस्ल को मुंतकिल करना चाहते हैं। ये बरतानिया का एक बहुत पुराना और रवायती हुनर है। बरतानिया और ख़ास तौर पर लंदन किसी ज़माने में दुनिया में घड़ी साजी के बड़े मराकज़ में से एक हुआ करता था। ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहां आपको इस तरह सीखने का मौका मिले, और ये ऐसा मौका भी नहीं जो बार बार आए। हम ब्रिज बेल्फ्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से लंदन का शानदार मंजर दिखाई देता है और साथ ही बिग बैन। कानों पर हिफाजती खोल चढ़ाए हम घंटा मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। ये एक बेहतरीन जॉब है। हमें नए साल के जश्न जैसे बड़े मौक़ों से जुड़े रहने का मौका मिलता है। इन चीज़ों का हिस्सा बनना अपने आप में एक शानदार बात है। हम एंड्रियो को मज़ीद घड़ियों को चाबी देते हुए छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसे वो आगे मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि वक्त की तेज़ रफ्तार पेशकदमी से इसे महफूज रखा जा सके। और जाने से पहले आपको बताते चलें कि जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर जनूब में वाक़ पुरसुकून साहिली कस्बा फूजीसावा में एक मस्जिद की तामीर के मंसूबे ने एक नए तनाज़े को जन्म दिया है। वहाँ मुकामी लोगों में एक जानिब गुस्सा और खौफ जैसे जज्बात नुमायाँ हैं तो दूसरी तरफ उम्मीद और हिमायत की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इस साल के आगाज़ में एक मुकामी रेलवे स्टेशन पर मस्जिद मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े थे, जहाँ मुजवज़ा मस्जिद की तामीर के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बाज़ लोगों का मौक़िफ़ है कि एक बड़ी मस्जिद की तामीर करीबी जापानी इबादतगाह की बेहुरमती के मुतरादिफ है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात आप हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर भी पढ़ सकते हैं। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को।